राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियो में राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करी थी, वहाँ से कुछ चीज़ें हम कोरिलेट करके भी देखेंगे ताकि आपको एक अच्छी लर्निंग मिल सके। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, मेरे पास पहले से एसबीआई कार्ड्स पड़ा हुआ है। आगे मैं ऐड करूँगा या नहीं करूँगा अभी मुझे नहीं पता। सारी वीडियो आप देखना शुरू से लास्ट तक, आपको एक अच्छी लर्निंग देखने को मिलेगी। तो ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एनालिसिस हम अपने तरीके से करेंगे, पहले फंडामेंटल एनालिसिस फिर टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में हम पहले बिजनेस समझेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फिर टेक्निकल में हम चार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस को। 1998 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जीई कैपिटल। बाद में जीई कैपिटल का सारा शेयर एसबीआई ने खरीद लिया था। ये लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है इंडिया की। अभी करंट के हिसाब से मैं बताऊं तो 15% से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड में इनका हिस्सा है। मतलब अगर टोटल 100 क्रेडिट कार्ड बिकते हैं तो 15 से ज़्यादा एसबीआई के बिकते हैं। लेकिन 2023 की अगर आप बात करोगे तो ये क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट शेयर था ये 18.9% है। देखो, मार्केट शेयर तो डेफिनेटली थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, मारुति का एक टाइम 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती थी गाड़ियों में। अब वो कम होके 40 से 42% रह गई है। लेकिन नंबर ऑफ सेल देखोगे कार्स की, वो मारुति की बहुत ज़्यादा बड़ी है। किसी सेगमेंट में जब ग्रोथ आती है ना तो मार्केट शेयर किसी बड़ी कंपनी का कम हो जाता है, लेकिन जो उसकी सेल होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप एशियन पेंट देख लो। जैसे जैसे सेगमेंट में ग्रोथ हुई है, एशियन पेंट का मार्केट शेयर भले ही कम हुआ हो लेकिन उनकी अपनी सेल बढ़ती गई है। तो जो क्रेडिट कार्ड हैं वो आज से 5-7-10 साल पहले इतने नहीं चलन में थे जितने आज हो गए हैं। आज हर बंदे के पास आपको एक एक, दो दो, तीन तीन, पाँच पाँच कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी बिजनेस में और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, सीधा चलते हैं फाइनेंशियल पे और एक बार फाइनेंशियल देखते हैं। 73,000 करोड़ की कंपनी है। अभी का मार्केट पीई इसका 30 है। अब ये ज़्यादा है या कम है ये हम आगे चल के समझेंगे। आरओई बढ़िया है, आरओई बढ़िया है। और बैंकिंग एनबीएफसी में आपको मेनली आरओई देखना होता है, आरओसी ही नहीं। डेट कंपनी पर देखोगे तो लगभग 40,000 करोड़ का है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका काम ये है लोगों से पैसा लेके आगे कार्ड और पेमेंट सर्विसेज, आपको नाम से ही पता लग रहा है। कैश कंपनी के पास 2700 करोड़ का है। बुक वैल्यू है 127 की और अभी करंट प्राइस 768 का है। प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा महंगा आपको लग सकता है, लेकिन फिर ये हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। थोड़ा सा डिविडेंड कंपनी देती है, प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईआई की होल्डिंग, डीआईआई की होल्डिंग, तीनों मिला के बहुत बढ़िया होल्डिंग है। पिछले 5 साल का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 22.7%, मतलब ईयर ऑन ईयर है ये। ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में टोटल 22%, नहीं, ये हर साल का है। पिछले 10 साल का आप देखोगे तो वो भी 23% है। मतलब कंपनी हर साल 22-23% का प्रॉफिट करती है। तो एक बार नीचे चल के हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो चार्ट पे। ये मैं पीई रेशियो के चार्ट पे आ गया हूँ पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल का आप मीडियन पीई देखोगे तो 45.6 है और अभी करंट चल रहा है 30 के आसपास, जो अभी हमने देखा। तो जो मीडियन पीई है उससे तो काफ़ी नीचे चल रहा है। ये हम आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे और रिवेन्यू आप देखिए लगातार कंपनी का बढ़ा है। सितंबर 2021 में जो 2500 से प्लस था, आज वो 4300 प्लस हो चुका है। हाईएस्ट एवर था दिसंबर में 4600 करोड़ से ज़्यादा, अभी 4350 करोड़ है। थोड़ा बहुत कम है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और एक बार नीचे चल के मैं आपको मार्जिन दिखाना चाहता हूँ। बीच में जो मार्जिन 23%, 18% के आसपास थे, अब वो थोड़ा सा कम होकर 17-18%, 19% तक आ चुके हैं। मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट देखो, बीच में 581-627 करोड़ के आसपास था, वो अब जाके 662 और 594 करोड़ हुआ है। यानी देखो कितने 7-8 क्वार्टर पहले जो प्रॉफिट था, अब दोबारा से कंपनी उस प्रॉफिट पे आई है। और यही कारण है कि पिछले 2 साल से कंपनी का स्टॉक आपको वहीं का वहीं देखने को मिलेगा। एक बार नीचे चल के हम एनपीए देखते हैं।
ये देखिए ये कंपनी का नेट एनपीए है। नेट एनपीए बीच में कम हो गया था, फिर थोड़ा सा बढ़ने लग गया, अब 1.1 है, हल्का सा एनपीए बढ़ा है। ग्रोस एनपीए भी आप देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा हो। देखो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जब होता है ना, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो लोगों की ईएमआई बढ़ जाती हैं। ईएमआई बढ़ती हैं तो नेट एनपीए बढ़ना एक नॉर्मल सी चीज़ है। देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा नेट एनपीए नहीं बढ़ना चाहिए, इसका भी नेट एनपीए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 100 रुपये में से सिर्फ 1.1 रुपया ऐसा है जो नेट एनपीए है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन कंपनियों को मिलता है, एनबीएफसी को। बैंक्स को भी फ़ायदा मिलता है लेकिन एनबीएफसी को बैंक से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसका कारण क्या है? बैंक के पास लो कॉस्ट डिपॉजिट होते हैं। जैसे मान लो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में आपको 2-2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन एनबीएफसी के पास ना करंट अकाउंट होता है ना सेविंग अकाउंट होता है, उनको लोगों से पैसा लेना पड़ता है। अगर लोगों से वो पैसा लेंगे, बैंक में ही आपको 6-7% मिल रहा है अगर मान लो एफडी पे, तो एनबीएफसी को डेफिनेटली आपको 1% तो ज़्यादा वैसे ही देना पड़ेगा। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा एनबीएफसी को मिलता है। तो उसके बाद नेट एनपीए है वो भी कम होने लग जाता है, और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी थोड़ा बढ़ने लग जाता है, रिवेन्यू भी बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लग जाता है? इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप कोशिश करोगे कि आप कोई भी लोन ना लो, आपको कोई नई चीज़ खरीदनी है, आप सोचोगे कि अभी मैं उसकी ईएमआई ना लूं क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो इंटरेस्ट रेट घटने से एनबीएफसी को ये फ़ायदे मिलते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ईयरली रिजल्ट पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा अभी, एक बार, क्योंकि ईयरली रिजल्ट बिल्कुल सही है, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाई दिए हैं। एक बार चलते हैं बैलेंस शीट पे। रिजर्व देखो कंपनी के, जो 2014 में -40 करोड़ के आसपास थे, अब वो बढ़ के 11,000 करोड़ से ज़्यादा के हो चुके हैं। नीचे चल के एक बार फिक्स्ड एसेट अगर आप देखोगे तो जो सिर्फ 1 करोड़ के थे 2014 में, आज वो बढ़ के 542 करोड़ के हो चुके हैं। CWIP छोटा सा चल रहा है 22 करोड़ का। बाकी एक बार और नीचे चल के हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 68% से ज़्यादा है, एफआईआई के पास 9% के आसपास है, डीआईआई के पास 16.5% है। डीआईआई की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, एफआईआई की हल्की सी बढ़ी है, प्रमोटर की लगभग सेम है, पब्लिक की भी लगभग सेम है। लेकिन पब्लिक आप देखोगे तो लगातार आपको उतनी ही देखने को मिलेगी। 10 से 11 लाख के बीच में पहले थी, 2022 के आसपास देखोगे तो आज 2024 के आसपास भी लगभग उतनी ही पब्लिक इसमें है। मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि एफआईआई डीआईआई या प्रमोटर बेच के निकल रहे हैं और पब्लिक खरीदे जा रही है। तो अभी चलते हैं एक बार चार्ट पे और समझते हैं चार्ट पे चीज़ें कैसी दिख रही हैं। तो ये आ गए हैं दोस्तों हम एसबीआई कार्ड के चार्ट पे, और कंपनी लगभग 2015 के आसपास लिस्ट हुई। एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर स्टॉक नीचे आया और नीचे आके कुछ टाइम साइडवेज रहा, फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला और फिर अब वहाँ से साइडवेज देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ये मंथली चार्ट है, आप देखो पिछले 6-7 महीने से आप देखोगे कि अगर मैं इस वाली कैंडल को हटा दूं, इन सिर्फ 4-5 कैंडल को आप देखोगे तो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी लगभग जो पीछे राजेश एक्सपोर्ट में आपको देखने को मिली थी। जो कंपनी ने ये कैंडल बनाई थी, ये मंथली कैंडल बनाई थी, उसके बाद सारी मंथली कैंडल इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुई हैं। इससे नीचे जाने की कोशिश तो करी लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई, लेकिन ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है। इसको जब मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट करूंगा तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ अभी आप देखो, कंपनी जहां लिस्ट हुई थी लगभग उसी लेवल पे आपको देखने को मिल रही है 9 साल के बाद। 8 से 9 साल में, मतलब अगर किसी ने स्टॉक को रखा हुआ है तो उसको कुछ भी नहीं मिला है। और 6-7% अगर महंगाई को लगाओगे तो आज के दिन वो नुकसान में है। तो एक बार मैं डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट करता हूँ और देखते हैं चीज़ें कैसी दिख रही हैं। एक चीज़ तो हमें सीधा साफ नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम बना लिया है 685-690 के आसपास, ठीक है। और ऊपर में जो एक बार जो सपोर्ट थी
उसको अभी लग रहा है कि स्टॉक तोड़ के ऊपर को निकल रहा है। अभी देखो ये 2-3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही हैं और वो भी नीचे अच्छे वॉल्यूम के साथ। अभी ऊपर जाके टिकेगा, वापस से नीचे आएगा, ये किसी को नहीं पता है, ये टाइम ही बताएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, वीकली चार्ट पे मैं एक बार इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हम देख पाएँ। पहले देखो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट होता था, ये जो इसमें इसी लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये देखो ये बड़ा सपोर्ट होता था 725-730 के लेवल के आसपास। और ये यहाँ पे देखो जब स्टॉक यहाँ पे नवंबर में आया, बार बार ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया 2 बार, फिर 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी ऐड करी थी नवंबर के आसपास। बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, तो लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, 680-690 के लेवल तक आया। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, इतना नीचे नहीं आया कि मैं और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करता रहूं। अब देखिए अब सिनेरियो क्या है, जो मैंने बताया था, देखिए जो सपोर्ट थी वो थोड़ा सा नीचे आ चुकी है, अब ये सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। हालांकि पहले किसे कोई वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन अब ऊपर जाने के चांसेस है। ऊपर के लेवल में कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, ऊपर के लेवल में ये रेजिस्टेंस है 780 का लेवल। 780-785 का लेवल अगर ये काटता है ऊपर में, 780-785, तो एक ऊपर में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर नीचे आके दोबारा ये 680-690 के लेवल में आता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और क्वांटिटी ऐड करने की। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, 680-690 के लेवल में आता है तो मैं डेफिनेटली और क्वांटिटी ऐड करूँगा, या 780-785 के लेवल को काट कर ऊपर जाता है तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने की सोचूंगा। उसके बाद मैं दोबारा से एनालिसिस करूंगा कि क्या सिनेरियो बनता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इस लेवल पे आया और अंधाधुंध खरीद लिया। कंपनी में उस टाइम क्या सिनेरियो है, मार्केट में क्या सिनेरियो है, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं दोस्तों। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया 780-785, जो ये ऊपर वाली ये ब्लू लाइन जो आपको देखने को मिली है, और सबसे नीचे वाली जो सपोर्ट अभी स्टॉक ने बनाया है 680 से 690 के लेवल में। 680 से 690 के लेवल में आता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो। अगर आपको एक मोमेंटम चाहिए तो 780-785 के लेवल को ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम स्टॉक में अच्छा देखने को मिल सकता है। पीई रेशियो के हिसाब से, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक हमने देखा, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट में और इसमें मेन डिफरेंस क्या है ये आप समझो। राजेश एक्सपोर्ट में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको अभी भी ध्यान हो तो मैंने बोला था कि स्टॉक में तेजी तब देखने को मिलेगी जब इसके प्रॉफिट इंप्रूव होंगे, जब रिजल्ट इंप्रूव होंगे। लेकिन एसबीआई कार्ड में ये अच्छी बात है कि यहाँ पे रिजल्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के जो प्रॉफिट है वो रिवेन्यू है, दोनों एकदम चकाचक हैं। जो बिल्कुल गायब थे प्रॉफिट राजेश एक्सपोर्ट के केस में, तो इस स्टॉक में हमें वो दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, जबकि राजेश एक्सपोर्ट वही साइडवेज घूम रहा है क्योंकि उसके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट नहीं आई है। प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आएगी तो वो स्टॉक भी चलेगा। ये स्टॉक अभी लग रहा है कि चल चुका है, लेकिन 780-785 का लेवल एक बार काटेगा तो हमें तेजी के आसार ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर दोबारा से अगर मौका मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से एनालिसिस करना। तो दोस्तों अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई डाउट है या किसी और स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।